हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं बच्चों, मेरा नाम समता है और बायो के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने में आप सभी की हेल्प कर रही हूँ मैं। हम लोगों का चैप्टर चल रहा है क्लास 12th में मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, यानी कि वंशागति का आणविक आधार। वंशागति के आणविक आधार में आप सभी ने डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लिया, आपने कुछ एक्सपेरिमेंट्स के बारे में भी पढ़ा, ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ा, आपने हार्शे और चेज एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ा। तो आपको क्या करना है, चीजों को पॉइंट वाइज नोट करना है, जो भी इम्पोर्टेंट आपको लगता है उसको नोट करना है। कहीं कोई कंफ्यूजन रह जाती है तो आपको चैट के माध्यम से उसको पूछना है, सवाल करने हैं, ताकि आपकी कंफ्यूजन कोई भी ना रहे और लंबे समय तक आपको ये जो कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं ये याद रहें। वंशागति का आणविक आधार आप सभी को पता चल गया कि जब एक्सपेरिमेंट्स हुए तो प्रयोगों के आधार पर ये निष्कर्ष निकाला गया कि जो डीएनए है वही क्या है, वही आपका आनुवांशिक पदार्थ है। आरएनए और डीएनए दोनों ही थे, जिसमें डीएनए को आनुवांशिक पदार्थ के रूप में सर्वोपरि माना गया। क्यों डीएनए को माना गया, क्यों आरएनए को नहीं माना गया, उस पर भी प्रयोग हुए। आपने हार्शे और चेज एक्सपेरिमेंट भी देखा। तो अब हम चलेंगे स्मार्ट बोर्ड कर और इसी ही चैप्टर का कॉन्सेप्ट आगे कंटिन्यू करेंगे। हार्शे और चेज का एक्सपेरिमेंट क्या कहता है बच्चों? हार्शे और चेज का एक्सपेरिमेंट आपको बताता है कि तब हार्शे और चेज के एक्सपेरिमेंट के बाद ही ये निष्कर्ष निकाला गया, इट वाज देयरफॉर कंक्लूडेड दैट इट वाज नॉट द प्रोटीन्स। जो आपको शो हो रहे थे, जो आपको दिखाई पड़ रहे थे, वो प्रोटीन्स नहीं थे, बल्कि डीएनए जो था वो एंटर करता है कहाँ पर, बैक्टीरिया के अंदर। देयरफॉर डीएनए कॉजेज द रेप्लिकेशन ऑफ वायरसेस इनसाइड द बैक्टीरिया। बैक्टीरियोफेज पर ये एक्सपेरिमेंट किया गया और ये देखा गया कि जो अनुवांशिक पदार्थ बैक्टीरिया के अंदर एंटर कर रहा था वायरसेस से, वो क्या था, वो डीएनए वाज दस प्रूव्ड टू बी द जेनेटिक मटेरियल। बच्चों, जेनेटिक मटेरियल का क्राइटेरिया क्या क्या था? ये क्राइटेरिया जेनेटिक मटेरियल का आप सभी को नोट करना है। क्या क्या था? डीएनए वाज फाउंड टू बी द प्रोमिनेंट जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑर्गेनिजम्स। ज्यादातर जीवों में, ज्यादातर ऑर्गेनिजम्स में डीएनए को ही जेनेटिक मटेरियल के रूप में पाया गया। कुछ एक्सेप्शंस थे, है ना, जहाँ पे जैसे कि वायरसेस में डीएनए की जगह पर आरएनए को जेनेटिक मटेरियल के रूप में पाया गया। मतलब उसमें जो आनुवांशिक पदार्थ पाया गया वो सिंगल स्ट्रैंडेड था और डबल स्ट्रैंडेड नहीं था, यानी कि वो आरएनए था, वो डीएनए नहीं था। डीएनए को क्या क्या ऐसी खासियत है जो जेनेटिक मटेरियल के रूप में प्रूफ करती है, जेनेटिक मटेरियल के रूप में उसको माना गया कि हाँ एलिजिबल बनाया उसको जेनेटिक मटेरियल के रूप में, वो क्या क्या चीजें थी। और मॉलिक्यूल्स को नहीं बनाया गया, है ना। कुछ बहुत सारे प्रयोग हुए, साबित क्या हुआ कि आपका प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, ये सब जेनेटिक मटेरियल के रूप में नहीं थे। आरएनए और डीएनए ये दोनों जेनेटिक मटेरियल के रूप में पास हुए। रीजन क्या था? कैपेबल ऑफ रेप्लिकेटिंग इटसेल्फ, अपने आप को रेप्लिकेट करने की क्षमता थी। किसके अंदर? डीएनए और आरएनए के अंदर अपने आप को रेप्लिकेट करने की क्षमता थी। Most of the other molecules like proteins, carbohydrates, lipids failed to fulfill the above mentioned criteria. ये जो replication वाली क्षमता थी, ये प्रोटीन्स में, कार्बोहाइड्रेट्स में और लिपिड्स में नहीं पाई गई, बल्कि ये डीएनए और आरएनए में पाई गई। तो इसलिए आरएनए could also fulfill the criteria. Still, DNA was a preferred genetic material over RNA. देखो, आरएनए भी इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर सकता था, लेकिन हम डिस्कशन किस बारे में कर रहे हैं कि डीएनए को ही जेनेटिक मटेरियल के रूप में सबसे ज्यादा मान्यता क्यों मिली? क्योंकि डीएनए और आरएनए में भी कुछ अंतर था। आनुवांशिक पदार्थ के रूप में डीएनए और आरएनए दोनों को माना गया, लेकिन डीएनए को ज्यादा माना गया। उसका रीजन क्या रहा कि डीएनए इज स्ट्रक्चरली मोर स्टेबल देन आरएनए। संरचनात्मक तौर पर डीएनए जो है वो आरएनए से ज्यादा क्या था? स्थायी था, ज्यादा स्टेबल था। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, डीएनए इज केमिकली मोर स्टेबल देन आरएनए, और रासायनिक तौर पर भी डीएनए क्या था? आरएनए के मुकाबले ज्यादा
स्थायी था। डीएनए हैज डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर which provides better ability to rectify errors during replication। डीएनए एक डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर था जो क्या देता था, बेटर एबिलिटी टू रेक्टिफाई एरर्स ड्यूरिंग रेप्लिकेशन, यानी कि डीएनए के पास जो कि एक डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर था, उसके पास ये क्षमता थी कि रेप्लिकेशन के दौरान, यानी कि जब उसकी संख्या में वृद्धि हो रही थी, जब वो अपने आप को अपनी कॉपीज बना रहा था धड़ाधड़, उस टाइम पर उसके अंदर ये क्षमता थी कि वो एरर्स को रेक्टिफाई कर सकता था। मतलब उस डीएनए की कॉपीज के बनने की प्रोसेस में एरर्स की संभावना थोड़ी कम थी। डीएनए कांट कोड डायरेक्टली फॉर प्रोटीन सिंथेसिस एंड दस डिपेंड्स ऑन आरएनए। लेकिन एक चीज के लिए वो आरएनए पर डिपेंड था, वो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए डायरेक्टली कोड नहीं कर सकता था, तो ट्रांसक्रिप्शन के लिए उसको आरएनए की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स है जिन पॉइंट्स को बच्चों आपको नोट करना है। इन पॉइंट्स को आपको सबको नोट करना है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों इन एक्सपेरिमेंट्स के बाद क्या साबित हो गया कि डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल के रूप में उसको सर्वाधिक मान्यता मिल गई, मतलब, और आरएनए जेनेटिक मटेरियल के रूप में भी दोनों को माना तो गया कि दोनों आनुवंशिक पदार्थ हैं, लेकिन डीएनए को ज्यादा मान्यता मिली। डीएनए को ये माना गया कि डीएनए वाज दस यूज्ड फॉर स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। अब जो आनुवांशिक सूचनाएं थी उनको स्टोर करने के लिए डीएनए को यूज किया जाने लगा। क्या रीजन था? ड्यू टू इट्स स्ट्रक्चरल एंड केमिकल स्टेबिलिटी, उसकी रासायनिक और संरचनात्मक जो स्थायित्व का गुण था उसके अंदर, उसके कारण ही डीएनए को जेनेटिक मटेरियल के जेनेटिक इंफॉर्मेशन के यानी आनुवांशिक सूचनाओं की स्टोरेज के लिए यूज किया जाने लगा। अगर हम दूसरे पहलू से देखें तो जेनेटिक मटेरियल के अंदर जो लक्षण होते हैं, जो गुण होते हैं, वो एक्सप्रेस कैसे हो पाते हैं? उन जेनेटिक मटेरियल के लक्षणों को एक्सप्रेस कराने के लिए आरएनए का यूज होता है। मतलब ये क्या करते हैं, ये डायरेक्टली प्रोटीन्स को कोड कर सकते हैं ना। तो जो भी लक्षण प्रदर्शित होते हैं वो किस पर आधारित होते हैं? वो बनने वाली प्रोटीन्स पर आधारित होते हैं कि वो प्रोटीन्स जो है वो फंक्शनल है या नॉन फंक्शनल है। फंक्शनल होगी तो लक्षण एक्सप्रेस होंगे और फंक्शनल नहीं होगी तो लक्षण एक्सप्रेस नहीं हो पाएंगे। आरएनए वर्ल्ड, एक प्रश्न आया जो सभी को परेशान कर रहा था, क्या कि विच मॉलिक्यूल स्टार्टेड टू एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड बिफोर, है ना? पहले कौन सा मॉलिक्यूल जो है वो धरती पर आया? आरएनए आया या डीएनए आया? तो वैज्ञानिक का नाम था वॉल्टर गिलबर्ट। वॉल्टर गिलबर्ट ने 1986 में ये बताया, देयर वाज वंस एन आरएनए वर्ल्ड। उन्होंने कहा कि सबसे पहले जो है वो आरएनए वर्ल्ड आया था, यानी कि डीएनए की बात क्या करें, डीएनए उसके बाद ही आया होगा। उन्होंने उनके हाइपोथेसिस के अनुसार क्या बताया उन्होंने, ऑल दैट वी सी टुडे हैज डिसेंडेड फ्रॉम एन आरएनए वर्ल्ड। हम जो भी आज के समय में देखते हैं वो आरएनए वर्ल्ड से ही आया है हमारे पास, है ना? RNA world was a kind of hypothetical world where RNA performed all the activities which are today performed by DNA and proteins। तो उन वैज्ञानिक गिलबर्ट महोदय ने कहा कि उनकी हाइपोथेसिस ने बताया कि आरएनए पहले सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करता था। वो सब प्रक्रियाएं जो आज के समय में डीएनए और प्रोटीन्स के द्वारा परफॉर्म की जाती हैं, उसको वो पहले आरएनए जो है परफॉर्म किया करता था। डीएनए बाद में जो है आरएनए से ही इवॉल्व हुआ। क्या हुआ? कुछ केमिकल मॉडिफिकेशंस हुए, यानी कुछ रासायनिक रूपांतरण हुआ, कुछ केमिकली चेंज हुआ विच मेड इट मोर स्टेबल। और उसके बाद उस केमिकल चेंज के कारण क्या हुआ
कि आरएनए से ही डीएनए बना, लेकिन आरएनए जो है वो कैसा रहा, वो कम स्थायी हो गया और डीएनए जो है ज्यादा स्थायी हो गया। इस केमिकल मॉडिफिकेशंस के कारण जो है डीएनए ज्यादा स्टेबल हो पाया, है ना। बहुत सारे साइंटिस्ट लेकिन इस बात को एग्री नहीं किया। बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसे थे जिन्होंने इनकी हाइपोथेसिस को एग्री नहीं किया। ठीक वैसे ही जैसे आज जिसको अनुवांशिक का पिता हम मानते हैं, ग्रेगोर जॉन मेंडल को, उनकी भी किसी भी प्रयोग को वैज्ञानिकों ने पास नहीं किया था और उनकी मृत्यु के बाद उनके किए गए कामों की सराहना की गई। उनकी मृत्यु के बाद उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स की उपाधि से नवाजा गया। तो उसी तरह से इन वैज्ञानिक महानुभाव के भी प्रयोगों को बहुत सारे वैज्ञानिक ऐसे थे जिन्होंने इनकी हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया, उसको एक्सेप्ट नहीं किया। रिसर्च अभी भी जारी है ना, कि आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस जो थी उसकी क्या मतलब उसकी क्या सच्चाई है, क्या महत्व है, उस पर अभी भी रिसर्च जारी है और लगातार निरंतर चल रहा है। बच्चों, आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ना है, सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। क्या पढ़ना है? सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। एक वैज्ञानिक जिनका नाम था फ्रांसिस क्रिक, है ना, इनका नाम आप सभी ने पहले भी सुना है। फ्रांसिस क्रिक ने 1956 में क्या प्रपोज किया? सेंट्रल डोगमा का हाइपोथेसिस दिया। और इस सेंट्रल डोगमा में क्या लिखा गया कि फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन एनी बायोलॉजिकल सिस्टम। उन्होंने बताया कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन का फ्लो कैसे किसी बायोलॉजिकल सिस्टम में होता है। उन्होंने देखा कि इस फ्लो में 3 चीजें इन्वॉल्व होती हैं। 3 मेजर क्लासेस ऑफ बायोपॉलीमर्स आर इन्वॉल्व्ड इन दिस फ्लो। कौन कौन से? डीएनए, आरएनए और प्रोटीन, जो 3 हैं। इन तीनों के नाम आपके लिए नए नहीं हैं। यहाँ पे आपने देखा डीएनए जो है वो मैसेंजर आरएनए की हेल्प से क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है, जिससे आनुवांशिक लक्षण जो हैं वो क्या होते हैं? वो ट्रांसफर होते हैं और वो दिखाई पड़ते हैं, मतलब अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। तो ये नीचे वाला पॉइंट सभी बच्चे नोट करेंगे। 3 मेजर क्लासेस ऑफ बायोपॉलीमर्स आर इन्वॉल्व्ड इन दिस फ्लो: डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन्स। और हेडिंग में डालेंगे सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। इन 3 बायोपॉलीमर्स की सहायता से, है ना, क्या हो रहा है? विद दीज 3 कैटेगरीज ऑफ बायोपॉलीमर्स अ टोटल ऑफ 9 ट्रांसफर्स कैन बी पॉसिबल। इन 3 बायोपॉलीमर्स के कारण 9 ट्रांसफर्स जो है वो संभव है, पॉसिबल है, विच आर ग्रुप्ड अंडर द फॉलोइंग कैटेगरीज। पहला है जनरल ट्रांसफर्स। पहला क्या है? जनरल ट्रांसफर्स, यानी सामान्य स्थानांतरण। क्या होता है? These transfers occur in most of the organisms. इस प्रकार का ट्रांसफर, इस प्रकार का स्थानांतरण सामान्य तौर पे सभी जीवों में पाया जाता है। दूसरे प्रकार का है आपका डीएनए रेप्लिकेशन, यानी एक डीएनए से दूसरा डीएनए भी बन रहा है, उसको क्या कहते हैं हम? रेप्लिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? रेप्लिकेशन, मतलब कॉपी बनाना। आगे है डीएनए से आरएनए। तो डीएनए से आरएनए वाली प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहते हैं? डीएनए से आरएनए की प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से आरएनए की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बच्चों? ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से प्रोटीन बनाने की प्रोसेस क्या कहलाती है? ट्रांसलेशन। आरएनए से प्रोटीन बनाने की प्रोसेस क्या कहलाती है? ट्रांसलेशन। तो इसमें देखना आपने, डीएनए से आरएनए, है ना, और आरएनए से यहाँ पे क्या बन रहा है? ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है। तो डीएनए से आरएनए बनना, यानी कि आरएनए के अंदर प्रोटीन का बनना और उसके बाद फिर उसको शो होना। तो इस लेसन में आपने क्या देखा? हम देखेंगे जनरल ट्रांसफर्स को डिटेल में पढ़ेंगे हम। स्पेशल ट्रांसफर्स क्या होते हैं? जनरल ट्रांसफर्स आपने देख लिया। स्पेशल ट्रांसफर्स क्या होते हैं? दीज अकर इन वायरसेस वेयर आरएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। हम कुछ विशेष स्थानांतरण की बात करेंगे, जहां पे आप क्या देख रहे हैं कि वायरसेस जो है
जिनके अंदर आरएनए जेनेटिक मटेरियल के रूप में पाया जाता है, ये कैसे अपना काम करते हैं। इसमें आपने देखा कि आरएनए का आरएनए, आरएनए का डीएनए और डीएनए का प्रोटीन। अननोन ट्रांसफर्स किसे कहते हैं? दीज ट्रांसफर्स माइट बी पॉसिबल बट येट नॉट नोन। ऐसे ट्रांसफर जो हैं वो संभव तो हैं लेकिन अभी तक जाने नहीं गए हैं, है ना, कि किस तरह से डीएनए से प्रोटीन्स बन रहे हैं और किस तरह से ये अभी मतलब इस पर अभी प्रयोग नहीं हुआ है जिसका कोई परिणाम सामने आया हो। डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है? सभी बच्चे देखेंगे, डीएनए इज द प्रोसेस ऑफ रिप्रोड्यूसिंग और क्रिएटिंग अ कॉपी ऑफ समथिंग। रेप्लिकेशन, सबसे पहले हम रेप्लिकेशन शब्द के बारे में जानेंगे कि एक्चुअल में ये रेप्लिकेशन वर्ड जो है ये कहाँ से आया। कौन सा वर्ड? रेप्लिकेशन वर्ड जो है वो कहाँ से आया। रेप्लिकेशन क्या है? एक ऐसी परिघटना है जहाँ पे किसी भी चीज की रिप्रोड्यूसिंग या क्रिएटिंग अ कॉपी, या तो वहां पे सेम वैसा ही कुछ बन रहा है या रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया के तहत कोई कॉमन चीज बन रही है। तो अब आपको पढ़ना ये है, आपको देखना ये है कि डीएनए कैसे अपनी एक कॉपी बनाता है। मतलब आप बार बार सुन रहे हैं कि आनुवांशिक पदार्थ के रूप में मौजूद जो डीएनए है वो क्या करता है? आनुवांशिक पदार्थ के रूप में मौजूद डीएनए अपनी कॉपी बना लेता है ना। तो अपनी कॉपी डीएनए कैसे बना लेता है उसके बारे में हम बात करेंगे। बहुत सारी हाइपोथेसिस आई जिन्होंने बहुत सारे नियम प्रतिपादित किए, लेकिन कुछ लोगों ने ये प्रपोज किया, कुछ का मतलब बहुत सारे साइंटिस्ट्स ने ये प्रपोज किया कि रेप्लिकेशन मॉडल डीएनए का कैसा है, ये जानने के लिए कि मॉडल डीएनए का रेप्लिकेशन कैसा है ना, कैसे डीएनए रेप्लिकेट करता है वो बताना था। तो कुछ में से कुछ तरीके थे। सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन मॉडल, पहला क्या था? सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन मॉडल, दूसरा था कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन मॉडल और तीसरा था डिस्पर्सिव डीएनए रेप्लिकेशन मॉडल। इसको भी सभी बच्चे देखेंगे, नोट करेंगे। इसमें आपको जानना क्या है कि डीएनए कैसे अपने आप को रेप्लिकेट करता है, मतलब डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस क्या है ना। रेप्लिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिप्रोड्यूसिंग और क्रिएटिंग अ कॉपी ऑफ समथिंग। इन दिस टॉपिक विल सी हाउ डीएनए क्रिएट्स अ कॉपी ऑफ इटसेल्फ। कैसे डीएनए अपनी कॉपी बनाता है, कैसे डीएनए अपनी कॉपी को क्रिएट करता है। इसको सभी बच्चे नोट करेंगे कि सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन का मॉडल, जैसे आपका डबल हेलिक्स मॉडल दिया था वाटसन एंड क्रिक ने, तो डीएनए रेप्लिकेशन मॉडल भी सेमी कंजर्वेटिव टाइप किसने दिया था? वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। क्या देख रहे हैं बच्चों? वाटसन एंड क्रिक ने सजेस्ट किया कि सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन का मॉडल। उन्होंने क्या बोला? उस मॉडल के अनुसार क्या था? अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल द टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए सेपरेट। इनके अनुसार क्या हुआ? आपने जब कोशिका विभाजन पढ़ा था तो उसमें देखा था कि डीएनए के अंदर क्या होता है? क्रोमोसोम्स होते हैं जिनमें क्रोमेटिड्स होते हैं। तो ये क्या कह रहे हैं कि दो स्ट्रैंड्स जो होते हैं डीएनए में वो सेपरेट हो जाते हैं, है ना। ईच स्ट्रैंड एक्ट एज टेम्पलेट फॉर सिंथेसिस ऑफ अ न्यू स्ट्रैंड, है ना। और वो एक स्ट्रैंड जो है वो टेम्पलेट की तरह काम करता है कि कैसे न्यू स्ट्रैंड जो है वो सिंथेसिस उसकी हो। द न्यू स्ट्रैंड इज सिंथेसाइज्ड बेस्ड ऑन कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग विद द टेम्पलेट, है ना। और कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग यानी कि क्या हो रहा है? उसका रेप्लिकेशन क्या कर, पहले अलग हो जाता है, दोनों स्ट्रैंड्स हैं वो अलग अलग हो जाते हैं और उसके बाद फिर नई कॉपी बनती है। ईच न्यू डीएनए मॉलिक्यूल हैज वन पेरेंटल स्ट्रैंड एंड वन न्यूली फॉर्म्ड स्ट्रैंड। और किस तरह से अब क्या हुई? उसकी कॉपी बनी। क्या बनती है? उसकी कॉपी बनती है। इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पे ये है आपका पेरेंटल डीएनए। पेरेंटल डीएनए में क्या होता है? दो अलग अलग सेपरेट हो जाते हैं, दो स्ट्रैंड्स क्या हो जाते हैं? सेपरेट हो जाते हैं,
ठीक है। अब एक पेरेंटल के साथ एक न्यू स्ट्रैंड बन जाता है और दूसरे पेरेंटल के साथ दूसरा न्यू स्ट्रैंड। मतलब ऐसा नहीं होता है कि इसकी कॉपी यहाँ बन रही हो। होता क्या है, एक पेरेंटल के साथ एक नया स्ट्रैंड अटैच हो जाता है और दूसरे के साथ पेरेंटल के साथ न्यू स्ट्रैंड अटैच होके एक डीएनए बना देता है। तो इस तरह से इसमें देखेंगे जैसे ये दो स्ट्रैंड्स आए, है ना। वॉटसन क्रिक का जो मॉडल है सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन का मॉडल, वो क्या बताता है, आप इस डायग्राम से उसको समझने की कोशिश करिए। क्या बता रहा है कि जो पेरेंटल डीएनए है, पेरेंटल डीएनए सेपरेट हो जाता है, दो स्ट्रैंड्स जो है वो अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, एक स्ट्रैंड के साथ एक नया स्ट्रैंड बन जाता है, एक स्ट्रैंड के साथ ऐसे एक नया स्ट्रैंड बन जाता है और यहाँ पे भी एक पुराने स्ट्रैंड के साथ एक नया स्ट्रैंड बन जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाला है पुराना और ये वाला है नया। तो एक पेरेंटल के साथ एक न्यू स्ट्रैंड अटैच होता है और इधर भी एक पेरेंटल स्ट्रैंड के साथ एक न्यू स्ट्रैंड अटैच होता है। तो ये क्या है बच्चों, ये है आपका वॉटसन एंड क्रिक का सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन का मॉडल। तो इसको अपने शब्दों में सभी बच्चे लिख लेंगे कि किस तरह से आपका जो डीएनए है, डीएनए किस तरह से अपने आप को रेप्लिकेट करता है, मतलब किस तरह से वो अपनी वृद्धि करता है, अपने आप को बढ़ाता है ना। हर एक स्ट्रैंड में एक पुराना, हर एक डीएनए के स्ट्रक्चर में एक पुराना स्ट्रैंड होता है और एक नया होता है, मतलब एक पेरेंटल होता है और एक न्यू स्ट्रैंड उसमें अटैच हो जाता है। दूसरे वाले में भी अगर इससे भी बने तो यहाँ पे फिर ये दोनों सेपरेट होंगे, है ना। उसके बाद क्या होगा, एक के साथ फिर से न्यू लग जाएगा, एक के साथ फिर से न्यू लग जाएगा, तो फिर से दो बन जाएंगे। तो ऐसे क्या करता है, रेप्लिकेट अपने आप को करता रहता है। तो ये डायग्राम सभी बच्चे बनाएंगे, इंपॉर्टेंट है। और इसमें नीचे लिखेंगे, फर्स्ट में आप लिखेंगे पेरेंटल डीएनए, दूसरे में लिखेंगे टू स्ट्रैंड्स सेपरेट, इतना लिख देंगे। और उसके बाद फिर दो अलग अलग स्ट्रैंड्स बनाएंगे डीएनए के, और इसमें आप एक में पेरेंटल, एक में न्यू, एक में पेरेंटल, एक न्यू, लेवलिंग से आप उसको शो जरूर कर देंगे। तो आप ये डायग्राम बना लें, क्योंकि डायग्राम देख करके ही आप अपने शब्दों में इसको आराम से लिख सकते हैं। बस नीचे लिख लेंगे कि वॉटसन और क्रिक के द्वारा ये मॉडल प्रपोज किया गया था, जिसमें डीएनए का रेप्लिकेशन आपको दिखाया गया है। इसमें इनकी हाइपोथेसिस के अनुसार क्या बताया गया कि जो पेरेंटल डीएनए है वो उसके दोनों स्ट्रैंड से सेपरेट हो जाते हैं। सेपरेट होने के बाद हर पेरेंटल स्ट्रैंड के साथ एक नया स्ट्रैंड अटैच होता है और उसको फिर हम वो बढ़ जाता है। जैसे यहाँ पे एक था, एक से दो बने और ये दो से यहाँ पे दो नए स्ट्रैंड्स बन के तैयार हो गए। अब इसी दो से चार बन जाएंगे, चार से आठ, और इस तरह से रेप्लिकेशन की प्रोसेस जो है डीएनए में वो चलती रहेगी। नेक्स्ट जो मॉडल है बच्चों डीएनए रेप्लिकेशन का, वो है कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। ये जो कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन है, इस मॉडल के अनुसार क्या कहते हैं, कंप्लीट डीएनए मॉलिक्यूल, यानी कि एक सिंगल स्ट्रैंड नहीं, कंप्लीट डीएनए मॉलिक्यूल जो है एक टेम्पलेट की तरह एक्ट करता है और न्यू सिंथेसिस क्रिएट करता है। मतलब इनके अनुसार क्या होता है कि सेम एज इट इज दोनों स्ट्रैंड साथ में ही रहते हैं और एक नई कॉपी बन जाती है। इसको हम कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। तो इसका भी डायग्राम सभी बच्चे बनाएंगे और केवल हेडिंग लिखेंगे और डायग्राम बनाएंगे, उससे आपको समझ में आ जाएगा। ये वाला डायग्राम और ये वाला डायग्राम, दोनों डायग्राम आपको बनाना है। ये डायग्राम आपको बनाना है और अगला वाला ये डायग्राम आपको बनाना है, और उसमें लेवलिंग के थ्रू आपको शो कर देना है ताकि आप अपने शब्दों में उसको लिख सकें। तीसरे प्रकार का डीएनए रेप्लिकेशन नोट करेंगे बच्चों। अब ये जो डायग्राम है, डायग्राम में ही सारा कुछ, मतलब सारी थ्योरी जो है वो डायग्राम में ही छुपी हुई है। यहाँ पे क्या दिखाई पड़ रहा है, डिस्पर्सिव डीएनए रेप्लिकेशन। डिस्पर्सिव डीएनए रेप्लिकेशन क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू द डिस्पर्सिव डीएनए मॉडल, द न्यू डीएनए इज सिंथेसाइज्ड इन शॉर्ट पीसेस। जो नया डीएनए है वो छोटे छोटे पीसेस में क्या होता है, सिंथेसाइज होता है। मतलब ओल्ड स्ट्रैंड का एक पार्ट जो है नए सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड के साथ अटैच हो जाता है और नया पुराने के कॉम्बिनेशन से एक नया स्ट्रैंड बनके
तैयार होता है। यहाँ पे पिछले मॉडल में सबसे पहले मॉडल में आपने देखा कि दोनों स्ट्रैंड्स जो है अलग अलग हो जाते हैं। पेरेंटल स्ट्रैंड के साथ न्यू स्ट्रैंड अटैच होता है और नया डीएनए जो है बन जाता है। दूसरे में आपने देखा कि एज इट इज इसका दूसरा बन जाता है। और तीसरे में आपने क्या देखा कि आधी आधी जगह पे टुकड़ों में टूटा और टूटने के बाद वहां पे नया नया पार्ट जो है वो अटैच हो गया और नया स्ट्रैंड बन गया, है ना। तो ये 3 प्रकार के डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में आपने जाना, एक सेमी कंजर्वेटिव, एक कंजर्वेटिव और तीसरा आपका डिस्पर्सिव डीएनए रेप्लिकेशन, है ना। तो ये तीनों आपने जान लिया बच्चों। अगले सेशन में हमें ये इस एक्सपेरिमेंट के बारे में हम जानेंगे कि कैसे सेमी कंजर्वेटिव नेचर है जो डीएनए रेप्लिकेशन का, उसके बारे में हम जानेंगे। इस प्रयोग के बारे में हम अगले सेशन में जानेंगे। आज के सेशन में आप सभी ने डिस्पर्सिव डीएनए रेप्लिकेशन, आपने कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन और सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में जाना। किस तरह से डीएनए को ही आनुवांशिक पदार्थ के रूप में मान्यता मिली वो जाना। आरएनए वर्ल्ड के बारे में जाना कि उनकी हाइपोथेसिस जो है अभी तक वैज्ञानिक उस पे बारे में प्रयोग कर रहे हैं और वो साबित नहीं हो पाया है, तो मतलब चल रहे हैं, प्रयोग निरंतर चलते रहते हैं। बच्चों आज की क्लास में आपने डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में जाना। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।